अगर तुम सब लोगों से खुशी से बात करोगे, चाहे वह लोग अच्छे हों या ना हो, फिर भी अगर तुम चारों तरफ खुशियां फैलाने की कोशिश करोगे, तो बुरे से बुरा व्यक्ति भी समय रहते तुम्हारा मित्र बन जाएगा और सभी लोग तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। और सफल व्यक्ति की यही निशानी होती है कि वह बुरे व्यक्तियों को नजरअंदाज करके उनसे खुशी से बात करता है। इसके पीछे का एक रहस्य हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे। पहली कहानी, विश्वास की शक्ति कहानी। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। पति का नाम शेखर और पत्नी का नाम सविता था। शेखर खेती करके और सविता सिलाई बुनाई से कुछ पैसे जोड़ती थी। दोनों एक दूसरे पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। दोनों हर रोज खुशी खुशी से अपना काम करते थे और 2 वक्त का खाना खाते और शांति से सो जाते थे। उनके पड़ोस में किशन नाम का व्यक्ति रहा करता था। वह कुछ काम नहीं करता था और पूरा दिन दारू पीकर पड़ा रहता था। वह शेखर और सविता को पसंद नहीं करता था और उनके बीच में दरार डालना चाहता था। वह शेखर के कान भरता रहता था। उसे कहता कि जब तू काम पर चला जाता है तब तेरे पीछे से घर में कौन कौन आता है तुझे पता भी नहीं है। शेखर ये सब बातें मानने को तैयार नहीं था। सविता को 3रा महीना चल रहा था। किशन को जब यह पता चला तो उसने शेखर को कहा कि यह बच्चा किसी और का है। यह बात सुनकर शेखर के मन में अशांति हो गई। वह न चाहते हुए भी किशन पर भरोसा कर रहा था। वह सविता से बहुत प्यार करता था तो उसे जरा भी नाराज नहीं करना चाहता था। किशन के कहने पर वह एक दिन काम पर निकला और किशन के घर में जाकर छुप गया। तभी एक आदमी उसके घर में गया और कुछ समय से बाहर निकला। कुछ देर बाद दूसरा आदमी उनके घर में गया और कुछ समय बाद बाहर आया। ऐसा पूरा दिन चलता रहा। शेखर ने शाम होते ही घर में प्रवेश किया। उसने सविता से उसका हालचाल पूछा। सविता ने हालचाल बताया और कुछ भी बात नहीं बताई। दोनों ने साथ में भोजन किया और सो गए। शेखर की मन में अब शंका का कीड़ा रेंग रहा था। वह दूसरे दिन फिर से किशन के घर जाकर छुप गया। फिर से दूसरे दिन में वही हुआ। कई आदमी उनके घर में आते जाते रहे। शेखर की शंका अब आग का रूप ले चुकी थी। वह शाम को फिर से घर आया। उसने सविता का हालचाल पूछा। गोरी ने फिर भी कुछ नहीं बताया। शेखर ने सोने की 1000 कोशिश की लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। यह खुद को ही कोस रहा था कि उसने सविता को काम करने की इजाजत ही क्यों दी। अब तो उसे अपनी पत्नी के साथ साथ बच्चे से भी नफरत होने लगी। दूसरे दिन शेखर बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। शाम को जब वह घर वापस आया तो सविता किसी आदमी के साथ बरामदे में हंसकर बात करती हुई नजर आई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और सीधा घर में घुसा और सविता को थप्पड़ मार दिया और बहुत कुछ उल्टा सुल्टा सुना दिया। बच्चे के बारे में भी। सविता को यह सब सहन नहीं हुआ और वो बिना कुछ बोले घर से चली गई। अगले दिन शेखर ने आसपास में कह दिया कि सविता की तबीयत रात को खराब हो गई थी। इसी वजह से वह मायके गई है। 1-2 दिनों में आस पड़ोस से वही लोग जो उसके घर में आते जाते थे, वो लोग आकर के सविता के बारे में पूछने लगे। शेखर के पूछताछ करने पर पता चला कि सविता पीछे बरामदे में मिट्टी के मटके में ठंडा पानी पेड़ों की छांव में रखती थी। सामने फैक्ट्री के मजदूर काम से थक जाने पर उनके घर पर ठंडा पानी पीने आया करते थे। अब शेखर को पछतावा होने लगा। उसने अपनी बीवी को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन सविता का कोई पता नहीं चला। शेखर पागल हो गया था। वह एक बार सविता से मिलकर माफी मांगना चाहता था और वह पूरा दिन सविता के नाम से रोया करता था। उसने काम करना छोड़ दिया। उसका घर सब लोगों ने हड़प लिया और उसके इसी पागलपन की वजह से उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। कहते हैं आज भी आसपास के गांव में वह भटकता हुआ नजर आता है और हर किसी से एक ही सवाल पूछता है कि आपने सविता को देखा है। हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपनों पर कभी भी किसी और के कहने पर विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए और अगर किसी वजह से कोई गलतफहमी हो जाए तो उसे आपसी बात विमर्श से या किसी की सहायता से खत्म कर लेनी चाहिए। किसी भी बात की शंका की नजर से देखना ही आधा रिश्ता खराब कर देता है। अपनों पर किया गया विश्वास किसी और के कहने पर तोड़ा नहीं करते हैं। इसीलिए सतर्क रहिए। तो प्यारे दर्शकों, चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, आपकी अपनी सोच आपको जीवन में सफल और असफल बनाती है। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में घटने वाली हर घटना के पीछे कहीं ना कहीं आपकी सोच का परिणाम मात्र ही है। कोई भी व्यक्ति अपनी सोच से सब कुछ बदल सकता है। अगर आपकी सोच पर नियंत्रण है तो आप अपनी जिंदगी में जो चाहें हासिल कर सकते हैं। आपकी सफलता आपके सोच से प्रभावित होती है और ये ही जीवन में आपको सफलता या असफलता की ओर ले जाती है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सही और ऊंचा रखें।
और मुश्किलों में भी अपनी सोच को नकारात्मक न होने दे। किसी गांव में पानी की बहुत भारी समस्या थी। ग्रामीणों ने सभा कर इस समस्या के लिए दो दोस्तों रामलाल और श्यामलाल को चुना, जो अक्सर खाली रहा करते थे क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। ग्राम सभा ने उन्हें कुछ दूरी से गुजरने वाली नदी से पानी भरकर गांव में पहुंचाने को कहा, जिसके बदले में उन्हें पैसे मिलते। रामलाल और श्यामलाल इस काम के लिए राजी हो गए। दोनों दोस्त दूर नदी से पानी विष मटका रोज भरकर लाते और एक मटके पानी के बदले में 2 रुपए लेते। ऐसा वो दिन में 2 बार करते, जिनसे उनकी आमदनी होने लगी और उनके बेरोजगारी की समस्या के साथ साथ गांव की पानी की समस्या भी समाप्त होने। कुछ महीनों के बाद रामलाल ने सोचा कि आखिर वो दोनों दोस्त कब तक इस तरह से पानी लाते रहेंगे। एक दिन रामलाल ने श्यामलाल को कहा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक हम पे पानी के मटके नदी से भरकर लाते रहेंगे? आज हमारे हाथ पैर सही है, अगर हमें कल कुछ हो गया या हम में से कोई बीमार पड़ गया तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? हम अपने घर वालों को कैसे पालेंगे? रामलाल की बात सुनकर श्यामलाल बोला कि भाई, इतना सोचने की क्या जरूरत है? सब कुछ तो सही चल रहा है, हमारी अच्छी खासी कमाई हो रही है। पता नहीं तुम्हारी सोच को क्या हो गया है। अगर हमने कुछ ऐसा वैसा किया तो हो सकता है कि हमसे ये काम भी हाथ से निकल जाए। श्यामलाल की बात सुनकर रामलाल बोला, मैं अपनी ऐसी स्थिति से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे तो कुछ करना होगा। मैं ऐसे ही अपना सारा जीवन नहीं बिता सकता। इन सब के बाद रामलाल दूसरे दिन पानी न लाने जाकर इसका उपाय खोजने लगा, जबकि श्यामलाल नदी से मटके भरकर लाने का काम अकेला करने लगा। एक दिन रामलाल नदियों की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ हाथी नदी के किनारे पानी पी रहे थे। तब रामलाल को हाथियों के सूंड को देखा तो उसे एक उपाय आया कि क्यों न नदी के पानी को पाइप द्वारा गांव तक पहुंचाने का काम किया जाए। अगर ऐसा हो गया तो गांव की पानी की सारी मुश्किल ही खत्म हो जाएगी। उसने पाइप लगाने का तरीका ढूंढकर इस काम को करने लगा। रामलाल के सामने 1000 मुसीबतें आई, पर उसने हार नहीं मानी। कुछ ही महीनों के लगातार मेहनत से उसने नदी से गांव तक पाइप लगाकर पानी गांव तक पहुंचा दिया। जब वह गांव में ही लोगों को 1 रुपए में 1 घटका पानी देने लगा। ऐसा करके रामलाल एक दिन में हजारों मटके पानी बेचने लगा। कुछ ही समय बाद वह अपने पूरे इलाके का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। श्यामलाल, जो उसका दोस्त था, उसे अब अपनी गलती का एहसास होने लगा, क्योंकि रामलाल के सोचने के अलग तरीके ने उसे अमीर व्यक्ति के साथ ही सफल आदमी भी बना दिया। जबकि दूसरी ओर श्यामलाल अपनी सोच के चलते बेरोजगार और असफल इंसान बन गया। उसे अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था। दोस्तों, इस कहानी के जरिए हमारा आपको यही बताने का प्रयास है कि हमारी सोच ही हमारे आने वाले जीवन में हमें सफलता या असफलता देती है। आज के समय में अधिकतर लोगों की सोच छोटी होने या सही नहीं होने के कारण जब उन्हें निराशा मिलती है तो वो उससे समझौता कर लेते हैं। सोच के कारण ही निराशजनक जीवन के साथ और असफलता का डर उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने का कोई निर्णय नहीं लेने देता। कभी भी पैसों के पीछे मत भागिए, बल्कि अपने काम को बेहतर और बड़ी सोच के साथ बेहतर तरीके से करने का सोचिए। अगर आपका काम बढ़ने लगा तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। तो प्यारे दर्शकों, चलिए अब हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी परोपकार का हीरा। बहुत समय पहले की बात है। एक आरषि अपने गुरुकुल में छात्रों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्र और साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे। कुछ शिष्यों की शिक्षा आज पूरी हो रही थी और सभी बहुत खुश थे कि आज वह काफी साल बाद अपने घर लौटेंगे। तभी आरषि की तेज आवाज कानों में पड़ी, सभी शिष्य बाहर मैदान में एक जगह इकट्ठे हो जाए। सभी शिष्य एक जगह इकट्ठे हो गए। आरषि बोले, प्रिय शिष्य, आज इस गुरुकुल में तुम्हारा आखिरी दिन है और मैं चाहता हूं यहां से जाने से पहले आप सभी एक अंतिम परीक्षा दें। इस परीक्षा में एक दौड़ होगी। यह दौड़ काफी कठिन होगी। इसमें आपको कहीं पानी में दौड़ना होगा तो कहीं पत्थर पर से कूदना होगा और आखिरी हिस्से में एक अंधेरी सुरंग से गुजरना होगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम सब तैयार हैं। शिष्य एक ही आवाज में बोले। दौड़ शुरू हुई। सभी तेजी से भागने लगे। वे सभी बाधाओं को पार करते हुए आखिर में सुरंग के पास पहुंचे। वहां बहुत अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले तीखे पत्थर भी थे, जिसके चुभने पर असहनीय पीड़ा का अनुभव हो रहा था। सभी असमंजस में पड़ गए। जहां अभी तक दौड़ में सभी एक समान व्यवहार कर रहे थे,
वहीं अब सब अलग अलग बर्ताव करने लगे। खैर, सभी ने जैसे तैसे दौड़ को पूरा किया और ऋषिवर के समक्ष इकट्ठे हुए। ऋषि ने कहा, मुझे एक बात बताओ कि मैंने देखा कि कुछ लोगों ने यह परीक्षा बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ लोगों ने बहुत अधिक समय लिया। ऐसा क्यों? एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी शुरुआत में लगभग साथ ही दौड़ रहे थे, लेकिन सुरंग में पहुंचते ही सारी स्थिति बदल गई। कोई संभल कर आगे बढ़ रहा था, कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकल रहा था, कुछ बीच बीच में सहायता भी कर रहे थे और कुछ तो ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे छोटे छोटे पत्थरों को उठाकर अपने जेब में रखकर रास्ता पूरा करे, ताकि बाद में आने वाले लोगों को दर्द ना सहना पड़े। इसीलिए हम सब ने अलग अलग समय में दौड़ को पूरा किया। ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वह लोग मुझे पत्थर दिखाएं। ऋषि ने आदेश दिया। ये सुनते ही कुछ शिष्य जो पत्थर लाए थे वह पत्थर निकालने लगे। पर यह क्या? जिन्हें वे पत्थर समझ रहे थे वे बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए और आरशी की तरफ देखने लगे। आरशी बोले, मैं जानता हूं कि आप लोग इन हीरों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए हो। दरअसल इन्हें मैंने ही उस अंधेरी सुरंग में रखा था और यह दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरी तरफ से इनाम था। शिष्यों, यह दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है। हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए दौड़े जा रहा है, पर लास्ट में वही सबसे ज्यादा समृद्ध होता है जो इस भागम दौड़ में भी दूसरों के बारे में सोचने और उनका भला करने में कभी भी पीछे नहीं हटता। तो यहां से जाते जाते इस बात को गांठ बांध लो कि आप अपने जीवन में सफलता की इमारत को खड़ा करें, लेकिन उसमें चलाई और परोपकार की ईंट लगाना कभी ना भूले। वही सबसे अनमोल संपत्ति होगी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन की भाग दौड़ में हम आगे निकलने का तो सोच लेते हैं, पर साथ वालों के बारे में कभी नहीं सोच पाते हैं। इसलिए जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो साथ वालों का भी भला सोचो। कभी भी किसी को धक्का देने से या पीछे धकेलना से आप आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन लाइफ में कभी ऊपर नहीं हो पाएंगे। अगर जिंदगी में ऊपर उठना है तो दूसरों को साथ लेकर चलो या दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचो। यह कहानी हमें जिन हीरो के बारे में बता रही है वही हीरा हमारी जिंदगी का इनाम होता है। तो हमें हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। यही हमारी जिंदगी की अनमोल संपत्ति है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, खुद पर यकीन करें। आज की कहानी है दो बच्चों की जो एक गांव में रहते थे। इनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जय और वीरू जैसे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते थे और साथ साथ ही पूरा दिन रहते थे। एक दिन खेलते खेलते वह लोग गांव से थोड़ा दूर चले गए और दोनों खेलने में बहुत मग्न थे। उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल वाला, वो कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने लग गया क्योंकि उसे तैरना भी नहीं आता था। और यह देखकर छोटा वाला बहुत परेशान हो गया। उसने आसपास नजर डाली, आवाज भी लगाई, पर कोई भी नजर नहीं आया। वह इधर उधर जाकर भी देखा, पर कोई भी नहीं था। तब उसकी नजर एक बाल्टी पर पड़ी है जिस पर एक रस्सी बंधी थी। उसने 1 सेकंड भी खराब नहीं किया और बाल्टी को कुएं में फेंक दिया और बड़े वाले दोस्त को बोला कि तू बाल्टी को पकड़ ले। छोटा वाला बच्चा रस्सी को खींचता रहा और अपनी पूरी जान लगा दी और यह सोच लिया कि तब तक खींचूंगा जब तक मेरे दोस्त की जान ना बच जाए। वह छोटा सा 6 साल का और वह बड़ा 10 साल का। बहुत मुश्किल था, पर आखिरकार उसने अपने दोस्त को बचा ही लिया। जब वह बाहर निकला तो दोनों गले मिले और काफी खुश हो गए। एक दूसरे को देखकर उनको साथ में डर भी लग रहा था कि अब घर जाएंगे तब पिटाई भी होगी। दोनों गांव की तरफ निकल गए और गांव पहुंचकर सबको पूरी बात बता दी। पर किसी ने भी उन दोनों की बातों में विश्वास नहीं किया, क्योंकि 6 साल वाले बच्चे में इतनी भी जान नहीं थी कि वह पानी की भरी बाल्टी भी उठा ले, जो इतने बड़े बच्चे को बाल्टी के साथ बाहर खींच ले। यह तो बहुत दूर की बात है। एक आदमी था उस गांव में, उसने विश्वास कर लिया। इन दोनों की बात पर उस आदमी का नाम रहीम था। सब लोग प्यार से रहीम चाचा कहते थे। वे गांव के सबसे समझदार बुजुर्ग थे। सब गांव वालों को लगा कि अगर रहीम चाचा बोल रहे हैं तो इस बात में कुछ तो सच्चाई जरूर है। सब लोग मिलकर रहीम चाचा के पास गए और बोले, चाचा, हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा। ये बच्चों क्या कह रहे हैं, आप ही बता दीजिए। इसमें जितनी सच्चाई है और ऐसा कैसा हो सकता है कि ये छोटा सा बच्चा इतने बड़े बच्चे को कैसे कुएं से खींचकर बाहर निकाल दें। रहीम चाचा को हंसी आ गई और बोले,
कि मैं क्या बताऊं, बच्चे बता तो रहे हैं कैसे उसने बाल्टी कुएं में फेंकी और उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा और रस्सी को खींचा और खुद के दोस्त को बाहर निकाल लिया। सब लोग बोले, सवाल ये नहीं है ये कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वह क्यों कर पाया, उसके पास इतनी ताकत कहां से आई। रहीम चाचा बोलते हैं, जिस वक्त बच्चे ने ही ये किया उस वक्त उस जगह पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति कितना ताकतवर है यह वह खुद भी नहीं जानता है। लेकिन यह बात जरूर है कि अगर कोई कह देता है कि तुम में ताकत नहीं है तो वह व्यक्ति सिर्फ जीरो है, इसमें कभी भी हीरो बनने जैसी ताकत नहीं आ सकती है। तो इसीलिए हमेशा खुद की सुनिए, आप कितने ताकतवर हैं या आप कितने समझदार हैं, आप में कितना दिमाग है, सब आप अपने आप सोचिए, अपने आप से डिसाइड कीजिए किसी और की बातों में आकर। कभी भी अपने अंदर जो भी पॉजिटिव चीजें हैं उनको नेगेटिव मत होने दीजिए। हमेशा खुद पर यकीन करें, दूसरों से पहले। तो दर्शकों चलिए अब हमारे 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, अपने गुस्से को काबू करो। एक गुरुकुल में नित्य ध्यान करने का नियम था। साधना करने के बाद अपनी प्रगति अपने गुरु को बतानी पड़ती थी। एक नए लड़के को ध्यान करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ध्यान के दौरान वह एकाग्र नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से वह काफी नाराज था। उसके गुरु ने उससे पूछा, आखिर किस बात से नाराज हो? लड़के ने कहा, मैं जब भी साधना करता हूं कभी कभी कोई बात करने आ जाता है, कभी कभी कोई बिल्ली या अन्य जानवर आ जाता है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम अपने आसपास की हर चीज पर गुस्सा हो रहे हो, जबकि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य गुस्से से बचना है। आपको अपने आसपास के लोगों, जानवरों और चीजों से परेशान हुए बिना ध्यान करने का तरीका खोजना होगा। फिर वह लड़का गुरुकुल के बाहर एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा। उसने एक बहुत ही शांत नदी का किनारा देखा। वह वहीं अपनी चादर बिछाकर साधना करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे हवा के चलने की आवाज सुनाई दी तो वह नाराज हो गया। फिर जब पेड़ के पत्तों की आवाज आई तो उसे गुस्सा आ गया। जब भी चिड़ियों की आवाज आती तो वह उस पर गुस्सा करने लगता। उसने सोचा कि नदी के तट पर बड़ी अशांति है, क्यों न मैं नदी के बीच में जाकर साधना करूं। वह एक नाव में बैठ गया और नदी के बीच में चला गया और वहां उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। नदी के बीच में ध्यान करते हुए लड़का अच्छा महसूस कर रहा था। फिर वह रोज नाव में बैठकर नदी के बीच में जाकर साधना करने लगा। अब वह खुश था कि कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था और वह ध्यान करने में सक्षम है। एक दिन नदी में ध्यान करते हुए उसने पानी के छींटे मारने की आवाज सुनी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि एक बड़ी सी नाव उसकी ओर आ रही है। उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से चिल्लाने लगा, अपनी नाव यहां मत लाओ, इसे मोड़ो। लेकिन उस नाव ने लड़के की नाव को टक्कर मार दी। लड़का था लाल पीला, लेकिन जब उसने उस बड़ी नाव में देखा वहां उसमें कोई नहीं था। तेज हवा के कारण वह नाव वहां आ गई थी और पानी के कारण। इतने में लड़के को फिर से अपने गुरु का प्रश्न याद आ गया, आप वास्तव में किससे नाराज हैं? लड़का समझ गया कि वह लोगों या परिस्थिति के कारण गुस्सा नहीं हो रहा है, बल्कि यह अपनी ही प्रतिक्रिया पर आ रहा था। इसके बाद लड़का फिर से गुरुकुल के अंदर साधना करने लगा, जहां पहले की तरह शोर शराबा होने लगा। लेकिन वह अब उस शोर को एक खाली नाव की तरह समझने लगा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आपकी मर्जी के बिना कोई भी चीज आपको गुस्सा नहीं दिला सकती। अगर कोई चीज आपको गुस्सा दिलाती है तो उसे एक खाली नाव की तरह ट्रीट करें। तो दर्शकों चलिए अब हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी महात्मा गौतम बुद्ध की। बात उन दिनों की है जब उनकी उम्र हो चली थी, लेकिन तब भी वह गांव से गांव, शहर से शहर जाकर के प्रवचन और उपदेश दिया करते थे। एक दिन वे अपने शिष्य आनंद के साथ गांव से निकले थे और दूसरे गांव का रास्ता बड़ा लंबा था। चलते चलते थक चुके थे, उनकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन अपने शिष्य आनंद को लगातार कह रहे थे कि कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। वो लोग लगातार चलते रहे। शिष्य कुछ व्यक्ति खेत में काम करते दिखाई दिए। आनंद ने कहा कि भगवान पूछ लेते हैं कि कितना दूर और बचा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उस व्यक्ति से पूछा, बाबा जी कितना दूर और जाना है उस गांव के लिए? वो बोले बस 2 किलोमीटर और बचा है। भगवान गौतम बुद्ध उसकी तरफ देख करके मुस्कुरा दिए। वह भी उनकी तरफ देख करके मुस्कुरा दिया। उसके बाद में वहां से आगे बढ़ गए और 2 किलोमीटर शायद पार हो चुके थे। आनंद को थकान हो रही थी। उसने फिर से कहा कि रुक जाते हैं, पूछ लेते हैं किसी से और कितना जाना है।
उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा सर पर लकड़ियां लेकर जा रही थीं। उन अम्मा से पूछा कि माताजी गांव कितनी दूर है। माताजी ने कहा, अरे आप आ ही तो गए हो, बस 2 किलोमीटर और बचा है, लगभग पहुंच ही गए हो, अब ज्यादा दूर नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध उनको देख करके हल्के से हंस दिए। वह भी उनकी तरफ देख करके हंस दी। अब की बार आनंद को और बुरा लगा कि यह क्या चल रहा है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि चलते रहते हैं, पहुंच जाएंगे, अब बहुत पास में है, अब तो हम पहुंचने वाले हैं, चलते रहते हैं। लगभग वह 2 किलोमीटर और निकल गए थे, थक करके चूर हो चुके थे। तभी उन्हें तीसरा आदमी दिखाई दिया। उस तीसरे आदमी से भी पूछा कि भाई साहब गांव कितनी दूर और बचा है। उसने भी यही कहा कि बस 2 किलोमीटर और बचा है, आप चलते रहो, बस आने वाला है, आप गांव शाम होने से पहले पहले पहुंच जाओगे। और यह कह करके वहां से चला गया। तीसरा व्यक्ति वहां से चला गया तो आनंद ने जो जो सामान उठाया हुआ था उसे जमीन पर पटक दिया और भगवान गौतम बुद्ध को कहा कि गुरुदेव माफी चाहता हूं, मुझे मालूम है आप कहते हैं कि फालतू सवाल नहीं करने चाहिए, फालतू के सवालों से हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये क्या करवा रहे हैं। पहला वाला दिखा तो उसे देखकर क्या मुस्कुरा दिए। दूसरी, फिर माताजी को देखकर आप हंस दिए। हर कोई हमसे कह रहा है किलोमीटर 2 किलोमीटर, पर गांव आने का नाम नहीं ले रहा है, आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे इसका उत्तर दीजिए, मुझे जानना है और मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि शांत हो जाओ आनंद, मुझे मालूम है कि गांव अगले 2 किलोमीटर के बाद में भी नहीं आएगा, तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मैं इस जगह पर पहले भी आया हूं और यह 20 किलोमीटर है। जब पहले वाले व्यक्ति ने जो खेत में किसान काम करा था उसने बताया था कि 2 किलोमीटर बचा है, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे मालूम था कि दूर है, इसीलिए मैं उनको देख करके मुस्कुरा दिया, वह भी मुझे देख करके मुस्कुरा दिए। उन्हें समझ में आ गया कि हम दोनों का काम एक ही है, दूसरों को लगातार प्रेरित करना। पिछले इतने सालों से लगातार लोगों को प्रेरित कर रहा हूं, प्रोत्साहित मोटिवेट कर रहा हूं कि आगे बढ़ो, मंजिल मिलेगी। दूसरी अम्मा जब मिली तो उन्होंने भी कहा कि 2 किलोमीटर और बचा, बस पहुंच गए। उन्हें भी देख करके मैं हंस दिया, क्योंकि वह भी समझ गई कि हम दोनों का काम है कि लोगों लगातार प्रोत्साहित करना। और तीसरा वाला जो मिला उसने भी यही कहा कि बस आप पहुंच ही गए हैं, नाम होने से पहले पहले पहुंच जाएंगे, हम सबका काम एक ही है, इसीलिए हम एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे थे। मुझे मालूम है कि गांव दूर है, लेकिन तुम्हें अगर कहता 20 किलोमीटर चलना है तो शायद तुमसे इतना भी नहीं चला जाता। इन 3 लोगों ने हमें 2-2 करके 6 किलोमीटर तो पार करवा दिए। किलोमीटर के भरोसे हमने 6 किलोमीटर पार कर लिया। मुझे मालूम है कि तुम थक चुके हो, आगे एक बड़ा सा पेड़ है, इसके नीचे जा आराम करते हैं, आज की रात यही बिताते हैं, कल सुबह फिर से चलेंगे, चिंता मत करो, लेकिन याद रखना दुनिया में दूसरों को लगातार मोटिवेट करना मत भूलना। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन असल जिंदगी में भी हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें इंस्पायर करते और मोटिवेट करते चलते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं। जिंदगी में लोग कई तरह के मिलते हैं और मिलेंगे, हमें सिर्फ उन लोगों पर ध्यान देने की जरूरत है जो हमें पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा दे सके और जिनसे हम कुछ सीख सके। नकारात्मक लोग न केवल हमें दुविधा में डालेंगे बल्कि हमें मंजिल से भी भटका देंगे। उन लोगों से करीबी बनाए रखें जो आपको उत्साहित और प्रेरित करते हैं। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी, आज की कहानी आपको लोगों की बातों में ना आने से बचाएगी। एक मकड़ी थी, वह आराम से रहना चाहती थी, तो उसने आराम से रहने के लिए एक बड़ा और शानदार जाला बनाने का सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियां फंसेंगी और मैं उनको अपना भोजन बनाऊंगी और अकेली मजे से रहूंगी। वह एक घर में आई और एक कमरे के कोने को पसंद किया और वहां जाला बुनना चालू कर दिया। कुछ देर में आधा जाला बुनकर तैयार हो गया था। मकड़ी काफी खुश हुई कि जल्दी ही जाला पूरी तरह तैयार हो जाएगा। तभी उसने देखा कि एक बिल्ली उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी ने बिल्ली से पूछा, हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? बिल्ली ने जवाब दिया, यहाँ कीड़े और मक्खियां नहीं आती है, ये जगह तो एकदम साफ सुथरी है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? ये बात मकड़ी को सही लगी। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर नजर डाली तो उसको एक खिड़की दिखाई दी और फिर उसमें जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वह जाला बुनती रही। तभी एक बाहर से एक कौवा आया और मकड़ी पर हंसते हुए बोला,
ओ मकड़ी, तू कितनी पागल और बुद्धू है, मकड़ी ने पूछा। क्यों, क्या हुआ? कौवा उसे समझाने लगा। अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती जाती है, यहाँ तो तू अपने जाले के साथ ही हवा में उड़ जाएगी और ना रहेगा जाला और ना रहेगी तू। मकड़ी को यह बात ठीक लगी और वह वहां भी अपना जाला अधूरा छोड़कर सोचने लगी कि अब कहाँ जाला बनाया जाए। थोड़ा समय बीत जाने के बाद मकड़ी को भूख लगने लगी थी और थोड़ी थकावट महसूस भी होने लगी थी। अब उसे एक अलमारी दिखी। उस अलमारी का दरवाजा खुला था। ये देख उसी अलमारी में फिर से अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। लगभग आधा जाला बुना ही था, तभी उसे एक चींटी नजर आई जो जाले को अचरज भरे नजरों से देख रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ रहा था। मकड़ी गुस्से में चींटी से बोली, इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? चींटी बोली मकड़ी को, अरे यहाँ क्यों जाला बुनने आई हो तुम? ये तो पुरानी बेकार फालतू अलमारी है, अभी ये यहाँ रखी है, कुछ दिनों में इस अलमारी को बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत फालतू चली जाएगी। ये सुनकर मकड़ी ने वहां से हट जाना ही सही समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफी थक चुकी थी और उसके